डेम्से ने अपने निकलने के बाद नेड निकोलस और हैरी हवाइल के दरमियान सरगोशियों में होने वाली गुफ्तगू सुन ली होती तो वो यकीनन और परेशान हो जाता। नेड, हमने ये अराजी सिर्फ 6 लाख में खरीदी थी। अगर किसी को मालूम हो गया कि इसका असल मालिक कौन है तो क्या होगा? हैरी हवाइल की आंखों से फिक्रमंदी झलक रही थी। निकोलस ने आहिस्ता से हवाइल के बाजू को छुआ। हैरी, ये बात हम दोनों के सिवा किसी को मालूम नहीं। किसी को पता नहीं चलेगा, और पता चल गया तो देखा जाएगा। हवाइल ने निकोलस को गौर से देखा। निकोलस की आंखें बर्फ के टुकड़ों की तरह सर्द महसूस हो रही थीं। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हवाइल को महसूस हुआ कि इसके बाजू पर निकोलस की गिरफ्त बहुत सख्त हो गई थी। वो सड़क के पार सब्र तहम्मुल से मुंतजिर था। 2:40 पर इसने डोनेली को अपने दफ्तर वापस जाते देखा। वो जानता था कि डोनेली बस 10 मिनट दफ्तर में गुजारेगा और फिर गोल्फ खेलने के लिए चला जाएगा। वो मुस्कुरा दिया। आज मामला मुख्तलिफ होगा दोस्त, वो बड़बड़ाया। डोनेली के जाने के चंद मिनट पहले वो टहलता हुआ डोनेली की कार के पास से गुजरा। इसने बहुत एहतियात से काम लिया था। कोई इसे देख नहीं रहा था। इसे सिलेंडर नुमा चीज गाड़ी के फ्रंट सीट के नीचे रखकर इस पर छोटा सा स्विच लगा दिया था। फिर वो एक लम्हे गाड़ी के पिछले बम्पर के पास रुका रहा। अब वो हाथ में रिमोट कंट्रोलर लिए बैठा था। वो 100 गज के फासले तक मौसर था। इसने सर झुकाया और टपारीलों का आखिरी कश लिया। धुआं बाहर निकालते हुए इसने छोटे सिगार को एस्ट्रे में मसल दिया। 2:47 पर इसने डोनेली को म्यूनिसिपल बिल्डिंग से निकलते हुए देखा। ये देखकर इसे खुशी हुई कि डोनेली अकेला था। वो सिर्फ इसे ही चाहता था। डोनेली ने अपनी स्टेशन वैगन का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की। वो गाड़ी को रिवर्स में पार्किंग लॉट के आखिर तक लाया और मेन स्ट्रीट पर निकलने की तैयारी करने लगा। इसने रिमोट कंट्रोल का रुख डोनेली की कार की तरफ किया। जैसे ही डोनेली की कार दूसरी कारों से दूर हुई, इसने रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया। धमाके के साथ ही डोनेली का निचला धड़ गायब हो गया। ऊपर धड़ के चीथड़े उड़ गए। डोनेली अब बेंसन के साथ कार में सफर कर सकेगा, ना ही तारुफी तकरीर। ये इसका पहला पब्लिक शिकार था। मेन स्ट्रीट के ट्रैफिक को 3 पेट्रोल कारों ने ब्लॉक कर दिया था। फिर आग बुझाने वाले 2 ट्रक आए और तबाहशुदा कार पर पानी फेंकने लगे। इसके चंद मिनट बाद डेम्से और इसके मावनीन मौके पर पहुंचे। इस वक्त तक मुतजस्सिस तमाशाइयों का हजूम इकट्ठा हो चुका था। इब्तिदा में तो कस्बे के लोग इसे कोई स्टंट समझे थे। इनका ख्याल था कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन गोश्त के लोथड़े और खून के धब्बे खौफनाक हद तक हकीकी थे। वो खामोश खड़े देखते रहे। पुलिस को भी उन्होंने रास्ता खुशी से नहीं दिया। पीछे हट जाएं, सब लोग पीछे हट जाएं, डेम्से ने तहकमाना लहजे में कहा। धमाका दोबारा भी हो सकता है। लोग तेजी से पीछे हट गए। क्या वाकई? बेली ने नर्वस लहजे में पूछा। इसकी नज़रें काल के मलबे को टटोल रही थी। इम्कान तो नहीं है, लेकिन हमें जगह तो खाली करनी चाहिए ना। बेली ने देखा कि डेम्से कैप्टन की कैप पहने हुए है। आग बुझाने वालों ने अपना काम निपटाया तो पुलिस के एम्बुलेंस क्रू ने डोनेली की बाकियात को कैनवस के थैले में भर लिया। मजमा छटने लगा। लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। ये हादसा नहीं, कत्ल है। डायनामाइट की 2 या 3 स्टिक्स इस्तेमाल हुई हैं। मरकरी का फ्यूज और रिमोट कंट्रोल डिवाइस। डेम्से बड़बड़ाया। इसके मावनीन को हैरत नहीं हुई। वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे। प्रेशर ट्रैगर भी तो हो सकता है, बेली ने राय दी। ऐसा होता तो धमाका बीच सड़क पर ना होता, इसके सीट पर बैठते ही हो जाता, डेम्से ने कहा। मुमकिन है टाइमिंग डिवाइस इस्तेमाल की गई हो, फेरो ने कहा, और नीचे से सुर्ख प्लास्टिक का एक टुकड़ा उठाकर इसे गौर से देखने लगा। नहीं, टाइमिंग डिवाइस पर एहतियात नहीं रहता। किसी को यकीनी तौर पर निशाना बनाने के लिए इसका शेड्यूल मामूल होना चाहिए। डेम्से सीधा खड़ा हुआ और इसने इधर उधर देखा। मुझे यकीन है कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल की गई है, और अगर ऐसा है तो धमाके के वक्त कातिल करीबी कहीं होगा। मुमकिन है किसी कार में बैठा हो। वो इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा, फिर बोला, यहाँ 4-5 मकामात ऐसे हैं जहाँ इम्कान है कि कातिल ने अपनी गाड़ी खड़ी की हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इन मकामात से तबाहशुदा कार के फासले की बाकायदा पैमाइश कराओ। वो बेली से मुखातिब था। बेली ने इस बात में सर हिलाया और अपनी मेमो पैड पर नोट करने लगा। सवाल यह है कि रिमोट कंट्रोल ही क्यों? वो ऐसा रिस्क क्यों लेता? एक तो इस तरह वो यकीनी तौर पर अपने हदफ को निशाना बना सकता था। दूसरे, मुमकिन है कि डेम्से हिचकिचाया। फिर इसने कहा, मुमकिन है कि वो तमाशा भी देखना चाहता हो।
ये तो खौफनाक ख्याल है। ठीक है, मैं फासले की पैमाइश चेक करता हूँ और ऐनी शाहिद भी तलाश करने हैं, बेली ने कहा। बेली के जाने के बाद डेम्से फेरो की तरफ मुड़ा। टॉम, तुम अपने आदमियों से कहो कि कार के मलबे को अच्छी तरह खंगाल डालें। डायनामाइट के टुकड़े मिल सकते हैं, डेम्से बोला। डायनामाइट? फेरो ने कहा। हाँ, डायनामाइट, वायर के छोटे टुकड़े और छोटी सी रिसीविंग डिवाइस, एम्फ्रे बोला। ऐसी कोई चीज़ चीफ? टॉम फेरो ने मुट्ठी खोलकर दिखाई। डेम्से प्लास्टिक के सुर्ख टुकड़े को बगौर देखता रहा। बिल्कुल ऐसी चीज़। इसकी आंखें चमकने लगीं। अगले 1.5 घंटे में कार के मलबे को छान मारा गया। इन्हें सुर्ख प्लास्टिक के 4 और टुकड़े मिले। तांबे के मुड़े हुए तारों के 3 टुकड़े के अलावा इसके अलावा थे। ये बात साबित हो गई कि डायनामाइट फ्रंट सीट के नीचे लगाया गया था और इसे रिमोट कंट्रोल से एक्टिवेट किया गया था। चीफ वाकई जीनियस है, सार्जेंट ऑर्डर्क ने सताइशी लहजे में कहा। बेशक, टॉम फेरो बोला। यह हकीकत थी कि डेम्से इसे हर कदम पर हैरान कर देता था। बेली अपना काम निपटा आया था। डेम्से ने डोनेली के ऑफिस स्टाफ से पूछगछ की थी। दोनों कार के मलबे की तरफ बढ़ रहे थे। यकीन नहीं आता, किसी ने कोई गैरमामूली बात नहीं देखी, किसी को कुछ मालूम ही नहीं, बेली ने कहा। ये आज का अमेरिका है, लोग उलझनों में मुलविस नहीं होना चाहते, डेम्से ने कहा। फिर भी डबल चेक करो, शायद कोई मिल जाए। अपनी छठी हिस्स इस्तेमाल करो। देखो, अहम बात है मुहर्रिक, कोई डोनेली को क्यों कत्ल करना चाहता था? डेम्से ने कहा। डोनेली का कोई दुश्मन नहीं था, बेली ने अफसुर्दगी से सर हिलाते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आता। तो फिर इसके दोस्तों को चेक करो, डेम्से ने चुपते हुए लहजे में कहा। बिल डोनेली ने खुद को नहीं उड़ाया, इसके किसी दोस्त ने उड़ाया होगा। क्यों? ये जानने में मुझे दिलचस्पी है, डेम्से बोला। चीफ, वो धमकी वाला खत, वो मजाक नहीं था। अचानक बेली को ख्याल आया, डोनेली को थैले में ही लेकर जाया गया है। इसे पसीना आने लगा। डेम्से ने इस बात में सर हिलाया। ठीक कहते हो। और इस खबीस ने लिखा था कि और भी लाशें मिलेंगी, गिनती महाल होगी, डेम्से बोला। धमकी तुम्हारे लिए भी थी चीफ, बेली ने डेम्से की आंखों में देखते हुए कहा। डेम्से अपने जिस्म की लर्जिश ना छुपा सका। फेरो ने आकर एक और चीज मिलने की इत्तला दी। गाड़ी के बम्पर, पिछले बम्पर की अंदरूनी साइड से बुरी तरह जला हुआ ताश का एक पत्ता मिला था। हुक्म का बादशाह। और धमकी वाले खत में ताश के रंगों का तस्करा था। पुलिस हेडक्वार्टर जाते हुए डेम्से जरा देर के लिए स्टेट पुलिस बैरिक्स में रुका और स्पाइक बर्ग्स से मिला। वो एक लम्हाती फैसला था। बर्ग्स इस वक्त बैरूनी शहर को कॉल कर रहा था। डेम्से चंद लम्हे बैरूनी कमरे में रुका रहा। इसे दरवाजे पर लगी पीतल की तख्ती को गौर से पढ़ा। कर्नल स्टीवन स्पाइक बर्ग्स, कनेक्टिकट स्टेट पुलिस। तो इसका पहला नाम स्टीवन है। डेम्से को इस बात का इल्म नहीं था। बर्ग्स ने गर्मजोशी से इसका खैर मुकद्दम किया। बिल का सुनकर अफसोस हुआ। यकीन नहीं आता, समझ में नहीं आता कि वो बेचारा क्यों निशाना बना, उसने कहा। वाकई समझ में नहीं आता। डोनेली ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। दिल का तो वो बच्चा था, बिल्कुल, डेम्से ने कहा। दिल ही नहीं, इसके पास दिमाग भी बच्चों का सा था, बर्ग्स ने कहा। डेम्से को तबसरा बेरहमाना लगा। कोई सुराग, कोई शहादत? बर्ग्स ने पूछा। कोई नहीं, डेम्से बोला। कत्ल की कोई वजह? बर्ग्स ने कहा। डेम्से ने जवाब नहीं दिया। इसे बर्ग्स के होंठों पर मुस्कुराहट का साया सा थरकता हुआ महसूस हुआ और इसे बर्ग्स पर गुस्सा आने लगा। स्टीव, बस करो, इसे चिड़चिड़ेपन से कहा। मैं यहाँ ये सोच कर आया था कि शायद तुम से कोई मदद मिल सके। ये तो मैं भी समझ गया हूँ, बर्ग्स ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इतनी जल्दी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ गई? इससे सुगार निकाला और इसका कोना दांतों से काटने लगा। ये कोई बड़ा खेल है, बहुत बड़ा, मेरी छठी हिस्स बताती है। ये कहकर डेम्से ने इसे खत में मौसूल होने वाली नज़म सुना दी। वाकई ये तो बड़ा खेल लगता है, बर्ग्स ने कहा। बताओ, हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? डेम्से इसकी आंखों में देख रहा था। रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल बड़ी बात नहीं, लेकिन जब तक आदमी वाकिफ ना हो, डायनामाइट का खेल नहीं खेल सकता। बर्ग्स ने सर को तफहीमी जंबिश दी। तुम्हें ऐसे लोगों की फोर्स चाहिए जो डायनामाइट इस्तेमाल करना जानते हो? बर्ग्स ने पूछा। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम्हारा कंप्यूटर इस सिलसिले में बहुत मदद दे सकता है, डेम्से ने कहा। और कुछ? बर्ग्स बोला। किसी तरह ये मालूम हो जाए कि डायनामाइट कैसे हासिल किया गया हो, डेम्से ने कहा। कोशिश करेंगे, तुम्हें हमारा पूरा ताउन मिलेगा। ये तो बताओ, तुम्हें प्लास्टिक का बॉक्स भी मिला है? बर्ग्स ने पूछा। डेम्से को इसकी आंखें फिर हंसती हुई महसूस हुई। इसका जबड़ा भींच गया। प्लास्टिक के बॉक्स के बारे में इसने किसी से बात नहीं की थी। ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? इसने पूछा।
बग्स मुस्कुरा दिया। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, तुमने FBI के लिए एक्सप्लोजिव्स के मौजू पर किताब लिखी थी। बग्स ने कहा। डेम्से इस बात को भूल ही गया था। अरे, वो तो बस एक पम्फलेट था। इतना इंकिसार अच्छा नहीं जिम। वो किताब आज भी इस मौजू पर बाइबल की हैसियत लगती है। मैंने इसे लफ्ज़ बलफ्ज़ याद किया है। आगे तुम खुद समझ लो। मेरा ख्याल था कि तुम्हें प्लास्टिक के छोटे से रिसीवर की तलाश होगी, बग्स ने कहा। डेम्से भी मुस्कुरा दिया। बग्स अच्छा डिटेक्टिव साबित हो रहा था। रिसीवर हमें मिल गया है, इसने मुख्तसरन कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अचानक वो पलटा। मुझे लगता है तुम कत्ल का मंजर देखने से बाल बाल बचे हो। बग्स की मुस्कुराहट हवा हो गई। 10 मिनट का फर्क था। मैं नेड के साथ निकला था। डोनेली हमारे पीछे था। मैं नेड को गुड बाय कहकर चला आया। मैं जब चला हूँ तो डोनेली अपनी गाड़ी में बैठ रहा था। काफ़ी क्लोज मामला था। इसका सुगार बुझ गया था। इसे दोबारा सुलगाया। डेम्से से गौर से देखता रहा। बर्ग्स ने आदतन माचिस को अपने अंगूठे और 2 उंगलियों से पकड़ा और जेब में रख लिया। फौजियों वाली आदत, डेम्से ने सोचा। तुम्हारी खुशकिस्मती कि तुम बिल डोनेली के साथ नहीं निकले थे, उसने कहा। बर्ग्स इसे छोड़ने दरवाजे तक आया। इस जर्द गुलाब को देखो, कैसा खूबसूरत है, हैटी स्टार ने फूल को सूंघते हुए कहा। कैसी प्यारी खुशबू है, जन्नत में ऐसी ही खुशबू होगी। हैटी की हाउसकीपर मिसेस फोक्स ने आदत के मुताबिक यस मादाम कहा और गुलदस्ता लेकर घर में चली गई। अपनी मालकन की बातें इसकी समझ में कम ही आती थीं। वो यस मादाम ही कहकर रह जाती थी। हैटी बागीचे में अपनी मार्बल की बेंच पर बैठी थी। ये इसका पसंदीदा तरीन मकाम था। वो अपने बागीचे के गुलाबों को फ़ख्र और मोहब्बत से देखती रही। वहाँ हर रंग के गुलाब थे। इसने गहरी सांस ली। समुंदर और गुलाबों की मिली जुली खुशबू इसे बहुत अच्छी लगती थी। हैटी ने अपने लिए चाय उंडेली और आंखें बंद कर ली। वो इसके सुकून का वक्त था, यादों का वक्त। यही वो वक्त था जब वो पलटकर पीछे देखती थी। वो 30 और 40 की दहाई की मकबूल तरीन फिल्मी अदाकारा थी। 2 बार इसे ऑस्कर अवार्ड मिला था। दुनिया भर के नाकदीन ने इसे सराहा और हॉलीवुड की अजीम तरीन ड्रामाई अदाकारा करार दिया। अब हैटी की उम्र 69 साल की थी और वो एक नए कैरियर के बारे में गौर कर रही थी। इसके पुराने दोस्त जोश मॉर्गन ने इसे ब्रॉडवे के एक ड्रामे में रोल ऑफर किया था। ये सोचकर ही इसके जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी थी कि वो स्टेज पर रोशनियों के दरमियान एक बार फिर फॉर्म करेगी। जॉर्ज की मौत के बाद अब तक इसे ऐसी कोई खुशी मैसर नहीं हुई थी। जॉर्ज वेबस्टर से शादी के बाद जॉर्ज और ये सवाहिली जागीर ही इसका सब कुछ थे। इसने अदाकारी छोड़ दी थी और ख़ुद को सिर्फ खैराती इदारों या फलाही प्रोग्रामों में परफॉर्म करने तक महदूद कर लिया था। फेयरपोर्ट में वो बेहद मकबूल थी। 4 बरस पहले जॉर्ज की मौत के बाद वो अजीब ज़िंदगी गुजार रही थी, ना जिंदा ना मुर्दा। वो जैसे वक्त के मर्तबान में कैद हो गई थी। हैटी ने एक गहरी सांस ली। इसने हमेशा स्टेज को आजमाना चाहा था। मौत के सिवाय इसे कभी किसी चीज़ से खौफ नहीं आया था। ये पर्दा गिर जाए तो फिर नहीं उठता। वो मौत का सामना नहीं करना चाहती थी। हाँ, स्टेज का तजर्बा वो अभी भी कर सकती थी। आज तो वो खुद को टीवी पर देखने के लिए बेचैन थी। अपनी फिल्म वो डूब कर देखती थी। अक्सर वो सोचती कि क्या दूसरे अदाकार भी खुद को स्क्रीन पर देखते हुए इतनी जज्बाती हो जाते हैं। इन दिनों चैनल 5 अपने लेट शो में हैटी स्टार की फिल्मों की सीरीज पेश कर रहा था। आज इसकी पसंदीदा फिल्म बरमुदा हनीमून दिखाई जाने वाली थी। ये इसकी पहली फिल्म थी जिसने इसे रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म में जॉर्ज इसका हीरो था। जॉर्ज जो इसका पहला प्यार था। इसकी आंखों में यादें उतर आईं। दिल पिंजरे में कैद परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगा। इसका जी चाहा कि फिल्म अभी इसी वक्त शुरू हो जाए, किसी भी तरह। वो उठकर मछलियों के तालाब की तरफ बढ़ी। इसे टोनी और ऑस्कर का ख्याल आया। वो कहाँ हैं? पूरा दिन नजर नहीं आए। इसने इन्हें पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर इसे इनके रोने की दबी दबी आवाज़ें सुनाई दी। वो तफ्तीश के लिए आगे बढ़ी। हैटी मकान की तरफ दौड़ी। मिसेस फॉक्स, मिसेस फॉक्स, वो चिल्ला रही थी। जल्दी आएं, टोनी और ऑस्कर को देखें। डॉक्टर स्प्राट को फ़ोन करें। मेरे बच्चों को क्या हो गया? गजबैली ने इत्तलाई घंटी का बटन दबाया तो इसका दिल धड़ धड़ कर रहा था। दरवाज़ा डोनेली की 12 साल बेटी ने खोला। वो सिसकियाँ ले रही थी। मेरे डैडी मर गए हैं, इसने बाहर देखते ही कहा और दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। बेली के हलक में कुछ फंसने लगा। इसने बच्ची को प्यार से थपथपाया, फिर इसे एक तरफ हटाकर मेडिलियन की तरफ बढ़ गया। डोनेली की बेवा काउच पर बैठी रो रही थी। सिसकियों से इसका बदन हिल रहा था।
इसकी आंखें और रुखसार मुतवर्म हो रहे थे। मैं फिर आ जाऊंगा, बेली ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा, लेकिन मेडिलियन ने इसे बैठने का इशारा किया। अच्छा है, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, मेडिलियन ने कहा। मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। जिसने बिल को कत्ल किया है, इससे मुझे सब ऐसी नफरत महसूस होती है कि मैंने कभी किसी से नहीं की। मैं इसे अपने हाथों से कत्ल कर सकती हूँ। वो कहते कहते रुकी, फिर बोली, ऐसा क्यों हुआ है हमारे साथ? बेली इसका सवाल का क्या जवाब देता। इसे अपना पेशा बुरा ही इसलिए लिए लगता था। मालूमात हासिल करने के लिए दूसरों के दुख और अजियत को कुरेदना पड़ता था। सुराग रस्सां को कभी हमदर्दी से काम लेना पड़ता है और कभी कातिलों की सी बेरहमी से। बेली इस वक्त रुखसत हुआ जब डॉक्टर ने आकर मेडिलियन को मस्कन दवा दी। बाहर आकर बेली ने अपनी नम आंखों को हाथ से की पुष्ट से साफ किया। फिर वो डोनेली के पड़ोसियों और दोस्तों से मिला, लेकिन जस्तुजू बेसूद रही। वो कत्ल के मुहर्रिक की तलाश में था, मगर काम की कोई बात सामने नहीं आई। ये बहुत थका देने वाला काम था और नाकामी थकन को और बढ़ा देती है। पोर्ट रोड पर ट्रैफिक खिलाफे मामूल कम था। उसने उकुबनुमा में चेक किया और एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। 2 ब्लॉक आगे जाकर इसने पूरी रफ्तार से दाहिनी जानिब मोड़ काटा। अगले इंटरसेक्शन पर वो बाएं सिमत को मोड़ा। इसने हुक्मनुमा में फिर चेक किया। पीछे कोई भी नहीं था। इसने गाड़ी की स्पीड नॉर्मल की और गहरी सांस ली। वो इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा जिंदा महसूस कर रहा था। बाबरा मेरी मुंतजिर होगी, इसने सोचा। अब मोहतात रहने का वक्त आ गया है। अब कहीं भेद खुल गया तो इसके काम में रुकावट पैदा होगी। वो एक से ज़्यादा चॉइस का खेल खेल रहा था और देरपा ताल्लुकात का कायल था। इस वक्त भी अपनी बीवी के अलावा 3 लड़कियों से इसके ताल्लुकात थे। इन तीनों को इसकी बीवी के बारे में इल्म था, मगर वो एक दूसरे के वजूद से बेखबर थी। तीनों ये हकीकत तस्लीम कर चुकी थीं कि बात आगे बढ़ने वाली नहीं। इनकी तरफ से इस पर भी कोई दबाव नहीं था। तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। एक स्याह बालों वाली थी, दूसरी शहद रंग बालों वाली और तीसरी के बाल सुर्ख थे। वो हंस दिया। तीनों महबूबाएं इसके मंसूबे की तरह थीं, परफेक्ट। बाबरा इसकी मुंतज़िर थी। इसकी 9 साला बेटी पीट घर में अपनी एक सहेली के साथ खेल रही थी। वो इसे पूल हाउस में लेकर गई। 20 मिनट बाद वो बाहर निकल आया। डेम्से ने शाम घर पर गुजारी। ब्रेंडा को 6 बजे की खबरों से डोनेली की मौत का इल्म हुआ। इसे भी शौक सा लगा। यकीन नहीं आता, वो बार बार कही जा रही थी। समझ में नहीं आता। खाने के दौरान वो डेम्से से इस सिलसिले में पूछती रही। खाने के बाद डेम्से डोनेली के केस पर गौर करता रहा। ब्रेंडा सैंडी को पढ़ाने में मसरूफ़ होगी। वो बहुत दुखी कर देने वाला काम था। सैंडी की मायूसकुन प्रोग्रेस से इसे अपने पेट में गिरहें सी पड़ती महसूस होती थी। जब भी सैंडी कोई लफ्ज़ दुरुस्त तौर पर अदा करती, वो इसकी हौसला अफजाई करती। इसका जी चाहता था कि बेटी की मदद करे, खुद पढ़कर इसे सुनाए, लेकिन डॉक्टर की तरफ से ममानियत थी। इसका कहना था कि सैंडी को खुद ही थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। ब्रेंडा की आंखों में फ्रस्ट्रेशन के आंसू उभर आए। इसने अपनी कांच सी नाजुक बेटी को मोहब्बत से निपटा लिया। इसने टीवी ऑफ कर दिया। 10 बजे की खबरों में कत्ल की मुख्तसर सी खबर थी। तस्वीर कोई नहीं दी गई। वो अपनी चुरमी कुर्सी की पुश्त गाह से टेक कर बैठ गया और तसव्वुर में पूरे दिन की कारकर्दगी दोहराने लगा। वो मुतमईन था। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ था। सीट के नीचे डायनामाइट लगाने से लेकर ताश के पत्ते को उकबी बम्पर से चिपकाने तक इस काम में सिर्फ 30 सेकंड लगे थे। इसने भेस भी नहीं बदला था और कोई इसे देख भी नहीं सका था। इसे पहले ही यकीन था कि भेस बदलने की ज़रूरत नहीं। वो बहुत खुश था। मंसूबे का आगाज़ हो गया था। इंसानी तारीख में कोई अजीम कातिल कभी नहीं गुजरा था। जैक दी रिपर, ब्लू बेर्ड, लिजी बोर्डन, मेंसन, इनमें से कोई भी गैर मामूली ज़हीन नहीं था। सब नफ्सियाती मरीज़ थे, ज़हनी तौर पर कमज़ोर। इन्हें शोहरत सिर्फ इसलिए मिली कि उन्होंने एक से ज़्यादा कत्ल किए थे। वो मुस्कुराया। कत्ल जुर्म की एक किताब का हर्फ आखिर है और बेतहाशा कत्ल का तसव्वुर इस आखिरी हर्फ से बहुत आगे की चीज़ है। अपनी कुर्सी से उठकर वो डेस्क की तरफ गया। मंसूबा मुकम्मल और बेदाग था। वो नई जहतें तलाशने लगा। वो जानता था कि वो इंसानी तारीख का अजीम तरीन कातिल है। इसे ये बात सब पर साबित करनी है। इसने अपनी नोटबुक और स्याह पेंसिल निकाली और डोनेली, हुक्म के बादशाह के सामने क्रॉस का निशान लगाया। वो इसकी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर था। वो दानिस्ता तौर पर पब्लिक के सामने डोनेली का कत्ल पहले लाया था। डोनेली डेम्से का करीबी दोस्त जो था। 3 जून, मंगल।
आधी रात के बाद वो फिर हरकत में आया। वो एक साए की तरह सीढ़ियां उतरा और किचन से गुजरकर गैराज में अपनी कार तक गया। कार स्टार्ट करके वो बाहर लाया। बाहर ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। इसने गाड़ी एक बहुत बड़े गेट के सामने रोकी। वो एक बहुत बड़ी जागीर थी। गेट के बाहर इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की सुर्ख लाइट रोशन थी, यानी सिस्टम ऑन था। इलेक्ट्रॉनिक शुआ के सामने कोई मुदाखलत होती तो पुलिस स्टेशन का अलार्म बज उठता। पुलिस को यहाँ पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगते। इसने 3 मिनट 52 सेकंड का हिसाब लगाया था। इसने अपनी जेब से चाबी निकाली। ये डुप्लीकेट चाबी हफ्तों पहले मास्टर की मदद से तैयार की गई थी। इसने चाबी को गेट के बैरूनी कंट्रोल में डाला और सिस्टम को ऑफ कर दिया। इसे यकीन था कि इसका शिकार किसी ऐसी तब्दीली का नोटिस नहीं लेगा। वो जानता था कि वैसे भी वो इस वक्त आलमे इन्हमाक में होगा। इसके टीवी रूम में इसकी तवक्का के मुताबिक रोशनी थी। किचन वाले ऊपरी विंग में तारीकी थी। वहाँ 2 मुलाजिमीन थे। वो बूढ़े थे और कम सुनते थे। फिर ये भी था कि वो यकीनन सो रहे होंगे। वो मुस्कुराया। इसे यकीन था कि ताला इसे परेशान नहीं करेगा। इसने जेब से चाबियों का सेट निकाला। गेट का ताला खुलने में 30 सेकंड लगे। गेट खोलकर वो गाड़ी को अंदर लेकर गया। गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन नहीं थी। हैटी स्टार नहाने के बाद मेकअप उतार रही थी। ड्रेसिंग टेबल के आईने में इसे अपना अक्स देखा। इसे अपनी जिल्द पर बहुत नाज था। मेकअप उतारने के बाद इसने अपना नाइट गाउन उतारा और बेडरूम के बैरूनी कमरे में दीवान पर दराज हो गई। रिमोट कंट्रोल की मदद से इसने टीवी एडजस्ट किया। फिल्म अभी शुरू हुई थी। इसने अपने लिए एक जाम बनाया और छोटे छोटे घूंट लेती रही। जल्द ही वो फिल्म देखने में मुनहमिक हो गई। वो जॉर्ज की बाहों में थी, इसकी मोहब्बत में सरशार। इसने एक सर्द आह भरी। माजी कितना खूबसूरत था। वो बड़ी महारत से चढ़कर हैटी के बेडरूम की बालकोनी में पहुंचा। रबर सोल के जूतों की वजह से वो बेआवाज चल रहा था। वो फ्रेंच डोर तक पहुंचा और अंदर को झांका। इसकी तवक्का के मुताबिक हैटी दीवान पर लेटी हुई थी। इसका सर इसकी तरफ था। दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। इसने स्क्रीन डोर बहुत आहिस्तगी से खोला और मुल्हका कमरे में चला गया। चंद लम्हे वो ये चेक करने के लिए खड़ा रहा कि कहीं हैटी ने इसकी मौजूदगी महसूस तो नहीं कर ली, लेकिन ऐसा नहीं था। हैटी फिल्म में खोई हुई थी। इसने अपनी बेल्ट से बंधे हुए कैनवस के 2 बड़े थैलों में से एक निकाला। इसके बंद खोलते हुए वो दीवान के पीछे रखी मेज़ की तरफ बढ़ा। इसने थैले को आहिस्तगी से मेज़ पर रखा और फूलदार पर्दों के पीछे रेंग गया। चंद लम्हे बाद एक खड़खड़िए सांप का तिकोना सर थैले से नमूदार हुआ। सांप ने अपनी गोल गोल आंखों से इधर उधर को देखा। फिर बहुत तेजी से वो पूरे का पूरा मेज से पर निकल आया। फौरन ही इसने हैटी स्टार के जिस्म की गर्मी महसूस कर ली। वो तजस्सुस से आगे बढ़ा। अब फासला इतना था कि वो वार कर सकता था। वो कुंडली बनाकर बैठ गया। इसका सर हमला करने के अंदाज में उठा हुआ था। इसकी गोल गोल आंखें सहरज़दा सी हैटी की गर्दन को देख रही थी। टीवी पर वक्फे में दूसरा कमर्शियल दिखाया जा रहा था। हैटी ने जाम उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इस हरकत ने सांप को मुस्तैल कर दिया। इसकी दुम शिद्दत से खड़खड़ाई और जैसे ही हैटी का सर उठा, सांप ने बिजली की सी तेजी से वार किया। इसका डंक हैटी की गर्दन में धंस गया। हैटी के हलक से खौफनाक सी चीख निकली। इसके हाथ अपनी गर्दन पर सांप की तरफ गए। जहरीला मादा इसके जिस्म में शामिल हो रहा था। इसका हलक पहले ही मफलूज हो चुका था। इसे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। वो बेहोश होकर दीवान पर ढह गई। वो बहुत तेजी से हरकत में आया। पहले से तैयार शुदा फंदे की मदद से इसने सांप को पकड़कर दोबारा कैनवस के थैले में डाला और इसका मुंह बंद कर दिया। थैलों को उसने दोबारा बेल्ट से क्लिप कर लिया। फिर इसने दूसरे थैले से हुक्म की बेगम का मास्क निकाला, जो इसने मॉडलिंग सेट की मदद से हफ्तों पहले तैयार करा दिया था। इसके दस्ताने पहने हुए हाथों से ने वो मास्क हैटी के चेहरे पर लगा दिया। शेल्फ पर रखी हुई ऑस्कर अवार्ड की गूंगी मूर्तियां चुपचाप ये सब कुछ देखती रही। इसने टीवी बंद किया, लाइट्स ऑफ की और जैसे आया था वैसे ही बाहर को निकल गया। इलेक्ट्रॉनिक जंगले से गुजरने के बाद मेन गेट पर वो रुका। गेट बंद करके उसने ताले दोबारा लगा दिए। डुप्लीकेट मास्टर की से इसने सिक्योरिटी सिस्टम को दोबारा चालू किया। रेड लाइट फिर नमूदार हो गई। अब सब कुछ पहले जैसा था। 15 मिनट बाद इसने सांप को दोबारा डिस्प्ले केस में पहुंचा दिया। केस में मौजूद दूसरे 3 सांप अपने साथी का खैर मुकद्दम करने को लपके। इसने केस बंद किया और बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपनी स्टडी में पहुंचकर इस अपनी आराम कुर्सी पर बैठा वो हैटी स्टार की मौत के वाकयात को जहन में दोहराता रहा। इसे हल्की सी हैरत हुई कि हैटी की निगाहों की दहशत याद करके वो इसे मायूसी हुई थी। हैटी सांप के जहर से नहीं,
बल्कि शायद दहशत से मरी होगी। इसने अपनी नोटबुक पर पेंसिल से हुक्म की बेगम के आगे क्रॉस का निशान लगा दिया। वो इसकी फॉरेस्ट में नंबर 3 थी। इसे अपने स्टीरियो सेट पर टेप लगाया और आरामदेह चुरमी कुर्सी में टेक लगाकर बैठ गया। वो इस वक्त खुद को एक और बड़े आजम में महसूस कर रहा था। वो जैसे वियना के एक ओपेरा हाउस में था। इसके इशारे पर दुनिया का मारूफ तरीन बांसुरी नवाज ऑस्कर पीटरसन अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहा था। फिर वो उठा, इसने अपनी चांदी की बांसुरी उठाई और इसे बजाने लगा। इसकी बांसुरी की लरसती हुई आवाज़ टेप की आवाज़ पर हावी आ रही थी। नाजरीन सांस रोके बैठे थे। इसने सर झटक कर खुद को ख्याली दुनिया से निकाला और उठकर स्टीरियो बंद कर दिया। ये क्या है? वो तख़य्युल में कुछ ज़्यादा ही गुम होने लगा है। इसके तमाम ख्यालात पर एक आवाज़ हावी आ रही थी। एक बुढ़े शख्स की आवाज़, साफ गूंजती हुई आवाज़। वो आवाज़ एक मुख्तसर पैगाम दे रही थी, कत्ल कर दो। 3 जून मंगल की सुबह एक गर्म और मरतूब दिन का आगाज़ हुआ। डेम्से के एयर कंडीशन कमरे में बेली, फेरो और डेम्से सर जोड़े बैठे थे। वो डोनेली के कत्ल के सिलसिले में मशकूक अफराद की फहरिस्त बनाने बैठे थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। फ़ोन की घंटी ने इन्हें इस मुश्किल से निजात दिलाई। फेरो ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। डेम्से ने आदत के मुताबिक डेस्क पर लगे क्लॉक में वक्त देखा। सुबह के 9:05 हुए थे। क्या? फेरो के लहजे में बेयकीनी थी। हैटी स्टार, हम अभी पहुंच रहे हैं। इसने एक बटन दबाया और चीख चीख कर हिदायत देने लगा। लियो, सिक्योरिटी को कॉल करो। इन्हें कहो कि फ़ौरन हैटी स्टार की जागीर पर पहुंचकर अलार्म ऑफ कर दें। हैटी स्टार को कत्ल कर दिया गया है। कत्ल? ये क्या हो रहा है? डेम्से ने दोहराया। पेट्रोल कार की तरफ दौड़ लगाते हुए फेरो ने फ़ोन पर जो मालूम हुआ था इन्हें बताया। हाउसकीपर का फ़ोन था, इसने वजाहत की। तुम्हें यकीन है कि इसे कत्ल किया गया है? डेम्से ने पूछा। इसके चेहरे पर हुक्म की मलका का मास्क मिला है। ओ गॉड! बेली ने अपने सीने पर हाथों से स्लेब का निशान बनाया। वही दीवाना। डेम्से की गाड़ी जागीर की हदूद में दाखिल हुई तो वहाँ पुलिस की क्रूज़र पहले से खड़ी थी। अलार्म मुसलसल बज रहा था। सिक्योरिटी वाले भी नहीं पहुंचे थे। इसे बंद कराओ, डेम्से ने चीख कर कहा। मैं तो कुछ सोचने के काबिल भी नहीं। बेली ने दौड़ लगाई। ज़रा देर में अलार्म खामोश हो गया। बेली ने आकर बताया कि सिक्योरिटी वाले आ गए हैं। अलार्म इस वक्त बजना शुरू हुआ जब पुलिस क्रूज़र के लिए गेट को खोला गया। तो ये पहले ऑन नहीं था? डेम्से ने पूछा। नहीं, ये अंदर वालों का ही काम मालूम होता है। किसी चीज़ को छूना नहीं, डेम्से ने क्रूज़र वालों से कहा। वो सब दीवान के गेट जमा थे। वो जानते थे कि चीफ जाए वारदात का पहला मुआयना खुद करता है। डेम्से जानता था कि ताज़ा सुराग बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। वो हमेशा मातहतों से कहता था, अपने हाथ अपनी जेबों में रखो। सबसे ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स सुराग रसानों ही के मिलते हैं। मेडिकल एग्जामिनर डॉक ब्रॉडी पॉल राइस के साथ पहुंचा। डेम्से ब्रॉडी की काबिलियत का मोतरफ था। 60 साल ब्रॉडी को अपने काम से इश्क था। इसे अपनी पूरी उम्र काम की नज़र कर दी थी। ब्रॉडी ने अपने गंजे सर पर मौजूद घुंघरियाले बालों की अकलौटी लड़क को बड़ी एहतियात से संवारा और झुककर हैटी का मुआयना किया। फिर इसने लाश के चेहरे से मास्क उतारा। हैटी का मुर्दा चेहरा दहशत और अजियत से मस्क हो रहा था। इसकी गर्दन बुरी तरह सूजी हुई थी। ब्रॉडी की मुश्ताक निगाहें जायजा ले रही थीं। ये तो लगता है किसी जहरीले सांप ने काटा है। मजाक कर रहे हो? डेम्से ने बेसाख्ता कहा। खुद मुआयना करने के लिए वो भी झुक गया। गर्दन पर निशान देख लो ये। ब्रॉडी ने इशारा किया। एरिजोना में प्रैक्टिस के दौरान ऐसे बहुत से केस मैंने देखे थे। किस किस्म का सांप? डेम्से ने सरगोशी में पूछा। मेरे ख्याल में ये खड़खड़िया सांप का निशान है, ब्रॉडी ने कहा। खड़खड़िया सांप? लैब टेक्नीशियन पॉल राइस का मुंह खुल गया। वो हैरान था। हाँ, और जख्म से पता चलता है कि सांप भी बड़ा वाला, ब्रॉडी ने कहा। यहाँ सांप कहाँ से आ गया? पॉल राइस ने हैरत से पूछा। डेम्से ने फीरो को अलग बुलाकर हिदायत कर दी कि वो अपने आदमियों से सांप की अच्छी तरह तलाश कराए। फीरो भी हैरान था। ब्रॉडी मुआयना करता रहा। डेम्से और राइस इसके पास खड़े थे। इसका जहर मफलूज करता है और अमले तनफ्फुस को तबाह कर देता है, लेकिन मेरे ख्याल में खड़खड़ी सांप का वार मुहलिक नहीं होता। पॉल राइस के चेहरे पर उलझन थी। लगता है तुमने मगरिबी इलाकों में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, ब्रॉडी ने कहा। बड़े सांप का चेहरे, गर्दन या सीने पर काटना तकरीबन हलाकत खेज होता है। और वो उठकर खड़ा हुआ। और एक बूढ़ी और कमज़ोर औरत के तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेम, सुनो। वो डेम्से की तरफ मुड़ा। जैसे ही फोटोज़ वगैरह का काम मुकम्मल हो, लाश पोस्टमार्टम के लिए उठवा लेना। डेम्से ने सर को तफहीमी जुम्बिश दी।
वो और पॉल राइस फौरन ही निशान उठवाने में मसरूफ हो गए। दोनों इस इम्कान पर मुत्तफिक थे कि कातिल बालकोनी के रास्ते ही कमरे में आया होगा। टॉम फिरो बहुत परेशान था। सांपों से इसे वैसे ही खौफ आता था और यहाँ इसे एक बड़े और ख़तरनाक सांप की तलाश थी। वो बहुत चौकन्नेपन से चल रहा था। इसकी नज़रें चप्पे चप्पे का जायजा ले रही थीं। इसके आसाब तने हुए थे। उकुब से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी तो इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। इसका हाथ बेसाख्ता अपने होस्टर की तरफ गया। श्यामी बिल्ली को देखकर इसका मुंह बन गया। बिल्ली भेंगी थी। शुक्र है कानी नहीं थी। इसे हंशकार कर बिल्ली को भगा दिया। थोड़ी देर बाद डेम्से और दूसरे भी इसकी तलाश में शरीक हो गए। उन्होंने पूरी जागीर छान मारी लेकिन सांप नहीं मिला। सांप ही नहीं, किसी किस्म का कोई सुराग भी नहीं मिला। वापस आकर डेम्से ने कहा, सिक्योरिटी वालों से बात करो। मैं सिस्टम के बारे में जानना चाहता हूँ। इसका कोई तोड़ है या नहीं? डुप्लीकेट चाबी से बन सकती है या नहीं? ये कत्ल बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। वो ख़तरनाक सांप साथ लेकर आया होगा और साथ ही डेथ मास्क भी। और किसी तरह इसने डोबरमैन कुत्तों का भी तोड़ किया है, डेम्से ने कहा। डोबरमैन? मैंने तो ना देखा ना आवाज़ सुनी, फिरो ने हैरत से कहा। यही तो मसला है। हैटी के पास 2 डोबरमैन थे, टोनी और ऑस्कर। वो इसके मुस्तकिल साथी थे। वो रात को खोल दिए जाते थे। वो ऐसे कुत्ते थे कि कोई घुस आता तो इसे चीर फाड़ कर रख देते, डेम्से ने कहा। फिरो ने घबराकर इधर उधर देखा। इसका हाथ होल्स्टर पर था। जागीर बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसका बस चलता तो उड़कर हेडक्वार्टर पहुंच जाता। पहले सांप, फिर कुत्ते। वो गजबैली से किचन में मिले, जहाँ वो मिस्टर और मिसेस फॉक्स से पूछगछ कर रहा था। बेली ने इन्हें इन लोगों से मुतारिफ कराया। डेम्से ने इनसे इजहार ताज़ियत किया। वो इनसे पहले भी मिल चुका था। ब्रेंडा ने इन पर बड़ा दिलचस्प तबसरा किया था। मिस्टर फॉक्स को जागीर के बारे में सब कुछ मालूम था। इसे बागबानी से इश्क था। इसके अलावा वो हरफन मौला था। हैना फॉक्स जबान की तेज थी, लेकिन हाउसकीपर बहुत अच्छी थी। मिसेस स्टार के घर की सफाई को वो दुनिया का सबसे अहम तरीन काम समझती थी। दोनों मियाँ बीवी मिसेस स्टार से बहुत मोहब्बत करते थे। बेली डेम्से और फिरो को एक तरफ लेकर गया और जो कुछ मालूम हुआ था इन्हें बता दिया। फ्रेंच डोर्स खुले हुए थे। हैटी एयर कंडीशनिंग कभी इस्तेमाल नहीं करती थी। वो ताज़ा हवा को तरजीह देती थी। बेली बोला। वो हिफाजती इंतजाम से बहुत मुतमईन होगी, फिरो बोला। मिसेस फॉक्स ने बताया है कि वो पहुंची तो टीवी ऑन नहीं था। बात समझ में नहीं आती। बेली ने मिस्टर और मिसेस फॉक्स की तरफ देखा। ये कातिल अपने रुखसत होने से पहले हर चीज़ ऑफ कर देने का आदी है। बहुत सफाई पसंद मालूम होता है, बेली बोला। डेम्से ने इस बात में सर हिलाया, फिर बेताबी से पूछा, कुत्तों का कुछ पता चला? वो जानवरों के डॉक्टर के पास हैं। कल वो बीमार हो गए थे, बेली बोला। डेम्से ने फिर इस बात में सर हिलाया। और कुछ? मिसेस फॉक्स ने बताया कि हैटी स्टार अपनी कोई फिल्म देखने वाली थी, बेली बोला। वो वापस आया और मिस्टर एंड मिसेस फॉक्स के पास बैठ गए। डेम्से को इनसे मजीद सवालात करने थे। इसका लहजा नरम था, लेकिन सवालात काटदार थे। हैना अपनी मालिका की मौत पर बहुत परेशान थी, जबकि मिस्टर फॉक्स ने खुद को संभाला हुआ था। मिसेस फॉक्स, जब तुम सोने के लिए गई तो अलार्म ऑन किया जा चुका था? डेम्से ने पूछा। जी हाँ जनाब। मिसेस स्टार सिस्टम को हमेशा ऑन रखती थी। सिस्टम सिर्फ इस वक्त ऑफ करती थी जब वो अचानक रो पड़ी। डेम्से बड़े तहम्मुल से इसका जवाब मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहा था। वो सिस्टम सिर्फ इस वक्त ऑफ करती थी जब कोई बाहर जा रहा होता। इसके बाद वो सिस्टम को फ़ौरन ही दोबारा ऑन कर देती। गुज़िश्ता रात भी जैसे ही मेरे शौहर ने गेट लॉक किया, उन्होंने सिस्टम को ऑन कर दिया। इस वक्त डॉक्टर स्प्राट, टोनी और ऑस्कर को अपने साथ लेकर गए थे। सिस्टम की चाबियां तुम में से किसी के पास हैं? डेम्से ने पूछा। नहीं, बस मिसेस स्टार के पास 2 चाबियां थीं। एक इनके पास रहती थी और दूसरी इनके दीवारी सेफ में थी, हैना ने कहा। तुम्हें सेफ का कॉम्बिनेशन मालूम है? डेम्से ने पूछा। नहीं जनाब, सिर्फ मिस्टर निकोलस को मालूम है, हैना फॉक्स बोली। तुम्हारा मतलब है कि वकील नेट निकोलस? डेम्से ने बेली और फेरो की तरफ देखते हुए पूछा। जी हाँ, वो मिसेस स्टार के वकील हैं। इनकी मिसेस स्टार से दोस्ती भी थी। वो अक्सर आते रहते हैं। हैना की आवाज़ फिर लरज रही थी। वो रोने के करीब थी। डेम्से जानता था कि वो फिर बिखरने वाली है। इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सवालों की और मोहलत थी। इसे मालूम था कि मास्टर की सिक्योरिटी सिस्टम वालों के पास होती है। अब सिस्टम की चाबी के मुतालिक कुछ पूछना फजूल था। गेट की चाबियाँ किसके पास होती हैं? उसने पूछा। मेरे शौहर और मिसेस स्टार के पास। मिसेस स्टार की चाबियों के गुच्छे में। हैना की आवाज़ आंखों से आंसू बहने लगे। वो रुमाल से आंखें पोंछती रही। घर से कोई चीज़ गायब है? डेम्से ने पूछा। ये तो मैंने नहीं देखा।
ख्याल ही नहीं आया। मेरा दुखी हैटी मेरी दोस्त थी। हमें इतने तवील अरसे से साथ इससे बात पूरी नहीं की गई। मिस्टर फॉक्स ने बाजू इसकी गर्दन के गिर्द हमाइल कर दिया और दूसरे हाथ से इसका कंधा थपकने लगा। उन्होंने मुल्तजी निगाहों से डेम्से को देखा। प्लीज, इस वक्त इतना ही काफी है, और कुछ पूछना हो तो बाद में सही। डेम्से और इसके साथी उठकर खड़े हुए। डेम्से ने बताया कि वो इंश्योरेंस वालों से हैटी की बेशकीमत अशिया की फहरिस्त लेकर सामान चेक करने के लिए आएंगे कि कोई कीमती चीज चोरी तो नहीं हुई। जाने से पहले डेम्से ने पॉल राइस को एक तरफ बुलाया। मैं तुम पर एक अहम जिम्मेदारी डाल रहा हूँ, उसने कहा। नेड निकोलस के पास हैटी के दीवारी सेफ की चाबी है। उसे अभी बुलाओ। इससे चाबी लेकर सेफ खोलो और देखो कि सेफ में सिक्योरिटी सिस्टम की दूसरी चाबी है या नहीं। नेड को किसी चीज को हाथ ना लगाने देना। अगर सेफ में सिस्टम की चाबी मौजूद हो तो सेफ को दोबारा बंद कर देना। अगर चाबी मौजूद नहीं हो तो समझ लो कि नेड मुजिम है। और सुनो, ये काम तुम्हें जाती तौर पर करना है, डेम्से बोला। राइस की आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो हैरान हरगिज नहीं था। बेली और डेम्से हेडक्वार्टर वापस पहुंचे तो अखबारी रिपोर्टर्स का छोटा सा हजूम इनका मुंतजिर था। खबरें किस रफ्तार से सफर करती हैं, डेम्से दांत पीस कर रह गया। हर तरफ से सवालात बरसने लगे। डोनेली को किसने कत्ल किया? हैटी स्टार का कातिल कौन है? ये कत्ल क्यों हुए? कैसे हुए? ताश के पत्तों की क्या अहमियत है? लेकिन जवाब कोई नहीं मिल रहा था। फिर एक रिपोर्टर डेम्से के सामने चारा डालने की गलती कर बैठा। सुना है हैटी को बेआबरू भी किया गया था। डेम्से का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो गया। वो घूमकर आगे बढ़ा और सवाल करने वाले के सामने तनकर खड़ा हो गया। इसने अपने हाथ को बमुश्किल रोका, फिर बड़ी कोशिश के बावजूद खुद को जवाब देने से बाज रखा। वो पलटा और हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुआ। बेली ने डेम्से के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें देखी। वो जानता था कि हैटी स्टार का कत्ल इसके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ है। इसे डेम्से का हाथ थामते हुए नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हारी तरफ से जवाब दे देता हूँ चीफ। फिर वो रिपोर्टर्स की तरफ मुड़ा, लेकिन एक एक करके वो जवाब देता रहा। साहब के मुतालिक सुनकर रिपोर्टर्स हैरान हुए। इनकी निगाहों में बेयकीनी के आसार थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।